गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बेटा आपको याद है कि जो लास्ट टाइम पे जेनेटिक्स में हम लोग म्यूटेशन स्टार्ट किए थे, तो उसी के जस्ट आगे से हम बात करते हैं। म्यूटेशन में टाइप्स ऑफ म्यूटेशन बता दिया था हमने, तो जीन म्यूटेशन बता दिया। अब बात कर रहे हैं क्रोमोजोमल म्यूटेशन के बारे में। जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन है, क्रोमोजोमल म्यूटेशन 4 टाइप का था: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तो डिलीशन का मतलब क्या था? लॉस ऑफ क्रोमोजोम सेगमेंट, क्रोमोजोम से कुछ जीन का लॉस हो जाना, ब्रेक कर जाना, लॉस कर जाना, डिलीट हो जाना, उसको बोलते हैं डिलीशन। तो जो डिलीशन होता है 2 टाइप का है: टर्मिनल डिलीशन और इंटरकलरी डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन का मतलब जो जीन होगा क्रोमोजोम से एकदम किनारे से टूटेगा, एक सिंगल ब्रेक लगेगा, अलग हो जाएगा। इंटरकलरी डिलीशन मतलब क्रोमोजोम में बीच से जीन टूटेगा, मतलब 2 बार कट लगना पड़ेगा तो वो निकल जाएगा, उसको बोलते हैं इंटरकलरी डिलीशन। डिलीशन का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है क्राइडू चैट सिंड्रोम। इसी को कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्राइडू चैट को कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें ह्यूमन का जो बेबी होता है वो बिल्ली की तरह होता है, बिल्ली की तरह, ठीक है। तो ये अकर्स ड्यू टू डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म, पी आर्म होता है ना, एक छोटा वाला आर्म होता है पी आर्म, बड़ा वाला होता है क्यू आर्म। तो डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म या पी आर्म ऑफ क्रोमोजोम नंबर 5, उसकी वजह से होता है डिलीशन, और ये इंटरकलरी डिलीशन है। डुप्लीकेशन का मतलब एडिशन या गेन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये होता है डुप्लीकेशन। और एग्जांपल है बार आई इन ड्रोसोफिला। बार आई जो होता है ना, इसमें एक्चुअली में ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम पे एक जीन होता है बी जीन, उसके डुप्लीकेशन की वजह से बार आई होता है। बार आई का मतलब आई एकदम नैरो हो जाता है, नंबर ऑफ फेसेट्स कम हो जाते हैं, नैरो हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब क्या है? रिवर्सल ऑफ जीन ऑर्डर, जीन का ऑर्डर ही बदल जाएगा, सीक्वेंस ही बदल जाएगा आफ्टर ब्रेकेज एंड रोटेशन बाई 180 डिग्री। 180 डिग्री पे रोटेट कर जाता है टूटने के बाद, जिसको बोलते हैं इन्वर्जन। जीन का सीक्वेंस ही बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए ABCDE है, तो मान लीजिए B से टूटा और उधर D से टूटा, D और E के बीच से टूटा, ठीक है। मान लीजिए ABCDEF 5 जीन है, ABCDEF 6 जीन है, और B और C के बीच से टूटा और E और F के बीच से टूट गया, सीक्वेंस बदल गया, 180 पे घूम गया, तो क्या होगा? ABEDCF, ये हो जाएगा सीक्वेंस ना। तो इन्वर्जन 2 टाइप का है: पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन का मतलब है कि जो सीक्वेंस उल्टा हुआ है, चेंज हुआ है। इन्वर्टेड सेगमेंट डज नॉट कैरी सेंट्रोमियर, उसमें सेंट्रोमियर नहीं होगा, उसको बोलेंगे पैरासेंट्रिक। और जो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन होता है, इन्वर्टेड सेगमेंट उसमें सेंट्रोमियर होता है, उसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या है? ये इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर है, इलीगल या इलीगल तरीके का क्रॉसिंग ओवर है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोम सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम अकर्स। ध्यान देना, एक क्रोमोजोम से कोई जीन निकल के दूसरे क्रोमोजोम पे चला जाता है और दूसरे से भी निकल के इस पे आ जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जीन का लोकेशन बदल गया, एक क्रोमोजोम से निकल के दूसरे पे चला जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इट कैन बी रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल। मतलब अगर मान लो एक क्रोमोजोम से निकल के दूसरे पे गया जीन और उधर से भी इधर आ रहा है, तो ये रेसिप्रोकल है। और अगर सिर्फ एक साइड से हो रहा है, एक से इधर पे गया वहाँ पे, उधर से नहीं आया, तो ये नॉन रेसिप्रोकल होता है। और ट्रांसलोकेशन से बेटा ध्यान देना, लिंकेज ग्रुप बदल जाता है, लिंकेज ग्रुप गेट डिस्टर्ब्ड या चेंज्ड, ये नीट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलोकेशन से लिंकेज ग्रुप बदल जाता है और ट्रांसलोकेशन कैंसर कराता है। जो ट्रांसलोकेशन है, इट मे कॉज कैंसर, ये कैंसर कॉज करा सकता है। ट्रांसलोकेशन से कैंसर हो सकता है, याद रखना। ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल देखिए, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, CML, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, ये ऐसे ही बोलते हैं फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। एक्चुअल में ये सबसे पहले फिलाडेल्फिया कंट्री है, वहाँ पर रिपोर्ट हुआ था एक पेशेंट में। इसको बोलते हैं क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मतलब ये ब्लड कैंसर है, ये ब्लड कैंसर है, WBC का कैंसर होता है। इसमें क्या होता है बेटा? ट्रांसलोकेशन होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है क्रोमोजोम नंबर 9 और 22 के बीच में, 9 एंड 22 के बीच में होता है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। और क्रोमोजोम नंबर 22 को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। आदमी में, इंसान में क्रोमोसोम नंबर 22 को बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम,
और इसका दूसरा नाम है CML का फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। तो ये WBC का कैंसर होता है। बर्किट लिम्फोमा, तो इसमें WBC का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। दूसरा है बर्किट लिम्फोमा। बर्किट एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम पे बर्किट लिम्फोमा पड़ा है। लिम्फोमा मतलब ये लिम्फोसाइट का, B सेल, T सेल, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट का कैंसर है। अकर्स ड्यू टू नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोजोम नंबर 8 एंड 14। क्रोमोजोम नंबर 8वें क्रोमोजोम से एक जीन निकल के क्रोमोजोम नंबर 14 पे पहुंच जाता है। ये WBC का नहीं, ये पहला वाला WBC का कैंसर था, ये लिम्फोसाइट्स का कैंसर होता है। तो ये हो गया क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन ट्रांसलोकेशन से कैंसर होता है ना। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन को क्रोमोसोमल एवेरेशन बोलते हैं। तो उसमें ट्रांसलोकेशन जो होता है इससे कैंसर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात कर रहे हैं बेटा। आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा बेटा, तीसरा म्यूटेशन है जीनोमैटिक म्यूटेशन। पहला था जीन म्यूटेशन, दूसरा था क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबेरेशन, और तीसरा है यहाँ पे जीनोमैटिक म्यूटेशन, मतलब क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आना, न्यूमेरिकल चेंजेज होना। ये दो टाइप का है, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है यहाँ पे क्रोमोसोम में एक या दो क्रोमोसोम नंबर का बदलाव होगा, मतलब एक या दो क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएगा या एक या दो क्रोमोसोम नंबर कम हो जाएगा, घट जाएगा, एक या दो क्रोमोसोम के नंबर का वेरिएशन आएगा। ठीक है, प्लॉइडी लेवल नहीं बदलेगा, प्लॉइडी लेवल वही रहेगा, मतलब हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है तो वही रहेगा, सिर्फ एक या दो क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा या घटेगा, प्लॉइडी लेवल नहीं बदलेगा। ठीक है, एक या दो क्रोमोसोम का बदलाव आएगा। चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर अदर देन द मल्टीपल ऑफ बेसिक सेट। बेसिक सेट मतलब प्लॉइडी लेवल नहीं बदलेगा, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहेगा। या फिर हम बोल सकते हैं 1 और 2 क्रोमोसोम इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बट प्लॉइडी लेवल अनचेंज्ड। इट अकर्स ड्यू टू नॉन डिजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस, गैमेटोजेनेसिस। ध्यान दो, एन्यूप्लॉइडी नॉन डिजंक्शन की वजह से होता है। नॉन डिजंक्शन क्या है, आपने मियोसिस पढ़ा होगा, मियोसिस में पढ़ा होगा एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में आपने पढ़ा है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एनाफेज फर्स्ट के टाइम पे, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अपोजिट पोल पे भागता है, अपोजिट पोल पे जाता है, ये आपने पढ़ा है। तो बेटा नॉन डिजंक्शन का मतलब है द फेल्योर इन द प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट होते हैं, अपोजिट पोल पे जाते हैं, उनका इम्प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन हो जाना। द फेल्योर इन द प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर मतलब इम्प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट कर जाएगा, जिससे होता क्या है कि किसी एक गैमेट में हो सकता है एक क्रोमोसोम कम हो जाए, n के बजाय n-1 हो जाए, और किसी दूसरे गैमेट में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, n+1 चला जाए, और फिर जब इन गैमेट्स का दूसरे अपोजिट सेक्स वाले गैमेट से फ्यूजन होगा तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर का होगा ना। जैसे n होता है तो 2n पैदा होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन एक में n-1 है, एक में n है, तो 2n- पैदा हो जाएगा, 2n-1 पैदा हो जाएगा। अगर दोनों n+1 n+ वाले हैं तब 2n+2 हो जाएगा, इस टाइप का हो जाता है। तो एन्यूप्लॉइडी दो टाइप का है, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपो मतलब कम होना, क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज होगा, हाइपरप्लॉइडी में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होगा। तो हाइपोप्लॉइडी दो टाइप का है, मोनोसोमी, नलीसोमी। हाइपर दो टाइप का है, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। मोनोसोमी में ये देखो 2n नॉर्मल होता है ना, 2n से एक कम हो जाएगा क्रोमोसोम, मतलब जैसे 2n बराबर 46 होता है, ह्यूमन में 2n = 46 होता है, तो -1 कर दो, 45 क्रोमोसोम रह जाता है। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, फीमेल में, और फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम का मोनोसोमी हो जाता है, नॉन डिजंक्शन हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। ऐसे फीमेल को हम दिखाएंगे 44 ऑटोसोम प्लस XO, X0, मतलब कुल मिला के 44 से 45 क्रोमोसोम ही रहेगा, बस एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। इनको बोलते हैं टर्नर फीमेल्स। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। हम यहीं पे बता देते हैं, चैप्टर में आगे है, NCERT में डायग्राम भी बना है, हम यहीं पे बता दें। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, उसका नॉन डिजंक्शन हो जाता है, मोनोसोमी हो जाता है। टर्नर फीमेल में होता है टर्नर सिंड्रोम। ऐसे फीमेल्स में बार बॉडी नहीं होता। बार बॉडी क्या होता है, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है। टर्नर फीमेल्स में बार बॉडी नहीं होता है, ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है,
प्यूबिक हेयर्स वगैरह इनके बॉडी पे नहीं होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं रहेगा, और इनमें रूडिमेंट्री ओवरी होता है, ओवरी नॉन फंक्शनल रहेगा, जिससे ये स्टेराइल हो जाएंगी। ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है इनमें, ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। दूसरा है नलीसोमी। नलीसोमी का मतलब 2n-2, मतलब ओरिजिनल डिप्लॉयड सेट में से 2 क्रोमोसोम कम कर दो, 46 के बजाय 44 क्रोमोसोम हो जाएगा। और हाइपरप्लॉइडी में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है, हाइपर होता है, बढ़ता है। अगर 1 बढ़ेगा तो ट्राइसोमी बोलेंगे, 2 बढ़ेगा तो टेट्रासोमी बोलेंगे। तो ट्राइसोमी का एग्जाम्पल बहुत सारा है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम का ट्राइसोमी हो जाता है, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। मतलब आपको ऐसे दिखाई देगा 44 ऑटोसोम प्लस XXY, ये क्लीनेफेल्टर हो गया ना। तो 44, 45, 46, 47, 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, 44 ऑटोसोम प्लस XXY हो जाएगा। तो ये क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, वाई क्रोमोसोम है तो ये मेल होगा, ये मेल्स होते हैं, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है। तो ऐसे मेल्स जो होते हैं ना, इनमें XX और XY दोनों है। तो मेल में फीमेल का कैरेक्टर, डबल X है ना, तो फीमेल का कैरेक्टर रहता है, Y है तो मेल होगा, डबल X का कैरेक्टर। तो ऐसे जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम होता है, ये बड़े लंबे चौड़े मेल्स होते हैं, लॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ये स्टेराइल मेल्स होते हैं, स्टेराइल मेल्स। ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगा, लेकिन फेमिनिन या फीमेल के भी कैरेक्टर इनके अंदर आ जाते हैं, जैसे गायनिकोमेस्टिया का डेवलपमेंट हो जाना, मतलब मेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया, मेल में फीमेल का कैरेक्टर। और इनके बॉडी पे हेयर्स, जैसे नॉर्मल हेयर होता है मेल के शरीर पे, उस टाइप का हेयर नहीं होगा, कहीं कहीं होगा, पैचेज में स्पार्सली होगा, कहीं कहीं होगा, इस टाइप का होता है। ये होता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम जो होता है बेटा, इट अकर्स ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ध्यान दो, 21st क्रोमोसोम, और 21st क्रोमोसोम का मतलब ऑटोसोम, 22 पेयर तक का ऑटोसोम होता है, 21वें क्रोमोसोम का ट्राइसोमी होने की वजह से, मतलब 21वां क्रोमोसोम पेयर के बजाय 3 बार होगा, 1 2 3 ऐसे 3 होगा, पेयर के बजाय 3 होगा। वो एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी बना है, कैरियोटाइप बना है। डाउन सिंड्रोम नाम पड़ा है लैंगडन डाउन, एक साइंटिस्ट था उसी के नाम पे पड़ा है। इसको मंगोलियन इडियोसी भी बोला जाता है, मंगोलियन इडियोसी, इडियट टाइप का बच्चा हो जाता है, बेवकूफ़ टाइप का। मंगोलियन, मंगोलिया कंट्री है, मंगोलिज्म बोलते हैं, बेवकूफ़ टाइप का हो जाता है, मेंटली डाउन रहता है। तो डाउन सिंड्रोम में जो बच्चा रहेगा वो मेंटली रिटार्डेड रहता है, मतलब आप देखोगे उसका शॉर्ट बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा, स्मॉल राउंड हेड, उसका छोटा सा ना हेड रहेगा, गोला सा रहेगा, चेहरा एकदम फ्लैट रहेगा, आंखें एकदम बल्जिंग रहेगी, उभरी हुई रहेंगी ऐसे, और फिजिकली मेंटली रिटार्डेड रहेगा। मुंह हमेशा हल्का सा ऐसे खुला रहेगा, जीभ पार्शियली बाहर निकला रहेगा, जीभ में फरो होगा, गड्ढा होगा, हथेली उसका ब्रॉड होगा, शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट लेकिन ब्रॉड, चौड़ा रहेगा। उसकी क्रीज जो रहेगी, रेखाएं बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक होता है, अलग होता है। फिजिकली मेंटली रिटार्डेड रहता है, साइकोलॉजिकली रिटार्डेड रहता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट रहता है, और वो एडल्टहुड तक सर्वाइव भी नहीं करता, मर भी जाता है ना, बेवकूफ़ टाइप का रहता है वो, तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्रिमिनल सिंड्रोम जो होता है, क्रिमिनल सिंड्रोम को जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं, जैकब, JACOB, जैकब सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें मेल में होता है ये 44 ऑटोसोम प्लस XYY, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम, यहाँ भी 47 क्रोमोजोम हो जाता है, यहाँ भी 47, यहाँ भी, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा Y क्रोमोजोम आ जाता है, जबकि क्लीनेफेल्टर में एक्स्ट्रा X आ गया ना, तो ये डबल Y, मेल कैरेक्टर ओवर एक्सप्रेस हो जाता है। तो क्रिमिनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि Y क्रोमोजोम एग्रेसिवनेस को दिखाता है, तो ऐसे लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, क्रिमिनल टेंडेंसी के हो जाते हैं, बहुत गुस्सैल होते हैं। इनके गर्लफ्रेंड को अगर कोई बोल दे ना कुछ भी, ऑन द स्पॉट ये गोली मार देंगे, किल कर देंगे, ये इतने गुस्सैल होते हैं ना। पटाउ सिंड्रोम जो होता है, इट अकर्स ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम,
क्रोमोजोम नंबर 13 का यहाँ पे ट्राइसोमी होता है, और एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोजोम नंबर 18 18th क्रोमोजोम का यहाँ पे ट्राइसोमी होता है। ये है आपका ये एडवर्ड सिंड्रोम। टेट्रासोमी क्या है? 2 क्रोमोजोम का बढ़ जाना। अगर ओरिजिनल डिप्लॉयड सेट में 2 क्रोमोजोम बढ़ जाए उसको बोलते हैं हम टेट्रासोमी। अब बात करते हैं हम यूप्लॉइडी के बारे में। यूप्लॉइडी क्या है? यूप्लॉइडी का मतलब है चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर इन द मल्टीपल ऑफ बेसिक सेट, दैट इज द प्लॉइडी लेवल गेट चेंज्ड। प्लॉइडी लेवल गेट चेंज्ड। और ये 2 टाइप का है, हैप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। हैप्लॉइडी को हम मोनोप्लॉइडी भी बोलते हैं, ध्यान देना, हैप्लॉइडी को हम मोनोप्लॉइडी भी बोलते हैं। और ये यूप्लॉइडी होता क्यों है बेटा? यूप्लॉइडी इट अकर्स ड्यू टू, एनसीईआरटी का लाइन है, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के सेट में बदलने की वजह से होता है ना। तो ये 2 टाइप का है, 2 टाइप्स, हैप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। हैप्लॉइडी का मतलब क्या है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। एक्चुअल में हैप्लॉइडी का मतलब रियल में होता है हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ डिप्लॉयड सेट। जैसे 2n इक्वल टू 46 है तो n बराबर कितना होगा? 23 होगा, एक सेट हो जाएगा। मोनोप्लॉइडी का भी मतलब होता है, हैप्लॉइडी का मतलब हाफ द क्रोमोसोम नंबर, डिप्लॉयड का आधा, और हैप्लॉइडी का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल में हैप्लॉइडी और मोनोप्लॉइडी दोनों एक ही होता है। इसको n से दिखाते हैं, इसको x से दिखाते हैं। डिप्लॉयड में दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन पॉलीप्लॉइड में दोनों का मतलब डिफरेंट हो जाता है ना। हैप्लॉइडी मतलब हाफ द क्रोमोसोम नंबर, डिप्लॉइडी मोनोप्लॉइडी मतलब सिंगल सेट। अब ह्यूमन डिप्लॉयड है तो वहाँ हाफ भी कितना होगा? 23 होगा। सिंगल सेट भी कितना होगा? 23 होगा। अब जैसे गेहूं होता है हेक्साप्लॉइड, वहाँ पे हैप्लॉइडी कितना हो जाएगा? 23। 6x इक्वल टू 46 होता है, तो 46 का आधा हैप्लॉइडी 23 हो जाएगा। मोनोप्लॉइडी में एक सेट में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, तो अलग बात हो गया ना। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, 2 से अधिक सेट में क्रोमोसोम है। इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय कॉल्चिसिन, एक केमिकल है कॉल्चिसिन, जो प्लांट कॉल्चिसिन ऑटमनेल से मिलता है। लिलिएसी फैमिली का प्लांट है, कॉल्चिकम ऑटमनेल से मिलता है। पॉलीप्लॉइडी इज मोर कॉमन इन प्लांट्स एंड रेयर इन एनिमल्स बिकॉज पॉलीप्लॉइड एनिमल्स बिकम स्टेराइल। जो पॉलीप्लॉइड एनिमल्स होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं। यही वजह है कि पॉलीप्लॉइडी प्लांट में ज़्यादा कॉमन है, एनिमल में कम, क्योंकि एनिमल स्टेराइल हो जाएगा तो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली तो कर नहीं पाएगा, तो उसका नंबर क्या रहेगा? कम ही रहेगा ना। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं म्यूटाजेन के बारे में। आप इसको लिखिए बेटा। तो म्यूटाजेंस क्या होता है बेटा? म्यूटाजेंस होता है म्यूटेशन इंड्यूसिंग या कॉजिंग फैक्टर्स या एजेंट्स। ध्यान दो, ऐसे एजेंट्स या फैक्टर्स जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं कॉल्ड म्यूटाजेंस। म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स या फैक्टर्स कॉल्ड म्यूटाजेंस, जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। म्यूटाजेंस 2 टाइप के हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस और केमिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजेंस में आते हैं जैसे रेडिएशन हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया। अब आप सोचोगे हाई टेम्परेचर कैसे म्यूटेशन कराएगा? अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है टूट जाएगा, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये फिजिकल म्यूटाजेन में आता है, रेडिएशंस। अब देखिए आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस में जैसे एक्सरे है, गामा रे है, बीटा रेज है, ये सब में हाई एनर्जी होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है इन सब में। तो ये डीएनए या क्रोमोसोम को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेज है। यूवी रे जो होता है ये नॉन आयोनाइजिंग में होता है, इसमें एनर्जी कम होता है, तो ये डीएनए में डैमेज करा देता है, थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन बना देता है। एक ही स्ट्रैंड के 2 थायमिन जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, साइक्लोब्यूटेन रिंग बन जाता है उनके बीच में, थायमिन डाइमर होता है ये रिंग के थ्रू जुड़ जाता है। तो एक टाइप का डीएनए में डैमेज होता है, ये यूवी लाइट से होता है। केमिकल म्यूटेशन में केमिकल्स आते हैं, जैसे नाइट्रस एसिड HNO2 हो गया, ये डीएमाइनेशन कराता है, अमाइनो ग्रुप का रिमूवल कराता है। जैसे साइटोसिन है, साइटोसिन के डीएमाइनेशन से यूरेसिल बन जाएगा। गुआनिन के डीएमाइनेशन से जैंथिन बन जाएगा। एडेनिन के डीएमाइनेशन से हाइपोजेंथिन बन जाता है।
बेस एनालॉग दूसरा कैटेगरी है। बेस एनालॉग क्या होता है? दे रिजेंबल नाइट्रोजिनस बेसिस स्ट्रक्चरली, इनका स्ट्रक्चर नाइट्रोजिनस बेसिस जो होता है डीएनए में उससे रिजेंबल करता है, ये उनके सिमिलर होते हैं, मतलब नाइट्रोजिनस बेसिस से रिजेंबलेंस ले लेते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। और एग्जाम्पल है इसका 5-ब्रोमोयूरेसिल एंड 2-अमाइनोप्यूरिन। तो ये कराते क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस से स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस लेते हैं एंड इंड्यूसेस बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन मतलब एक नाइट्रोजिनस बेस को दूसरे के द्वारा ये बदल देंगे, जिसमें ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन आता है, जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको। ट्रांजिशन मतलब प्यूरिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से हो जाए और पायरिमिडिन का रिप्लेसमेंट पायरिमिडिन से हो जाए, वो होता है ट्रांजिशन, ठीक है। तो इनसे बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है। और इसके बाद है एक्रिडिन, बेस एनालॉग के बाद है एक्रिडिन। एक्रिडिन ये इंटरकलेटिंग एजेंट होता है। एक्रिडिन जो होता है ये इंटरकलेटिंग एजेंट होता है, कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक्रिडिन हो गया, प्रोफ्लेविन हो गया, एक्रिडिन, प्रोफ्लेविन, इथिडियम ब्रोमाइड, ये सब इंटरकलेटिंग एजेंट होता है जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कराता है। कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज कराता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को हम जिवेरिस म्यूटेशन भी बोलते हैं, ये वही म्यूटेशन कराता है। फ्रेम शिफ्ट, रीडिंग फ्रेम जो एमआरएनए का होता है वो बदल जाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इंसर्शन या डिलीशन की वजह से होता है। जब एक या दो न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन मतलब एडिशन होता है, या फिर डीएनए से एक या दो न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल हो जाता है, डिलीशन हो जाता है, तो जो एमआरएनए का रीडिंग फ्रेम है, जैसे राम हैज रेड कैप, वो एकदम बदल जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन या डिलीशन। जहाँ से इंसर्ट या डिलीट करोगे वहीं से फ्रेम शिफ्ट होगा, अदर पोजीशन से नहीं होगा, वहीं से होगा। तो इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो ये इंसर्शन या डिलीशन, 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 के मल्टीपल में ऐड नहीं करना होता, 1 या 2 ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए तो फ्रेम शिफ्ट हो जाता है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिएगा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 चीज़ें हैं, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, 2 टाइप का है, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बेटा। तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जितना सिंड्रोम वगैरह आता है ना वो सब है, जैसे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सब। तो ये सब तो आप अभी आपने जस्ट 10 मिनट पहले आपने पढ़ा था, ये सब हम आपको बता चुके हैं कि सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, उसका सिम्टम क्या है। अब बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का, ठीक है। और ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं आप अच्छे से ध्यान से सुन लो, अगर ध्यान से सुन लोगे तो पेडिग्री एनालिसिस जब हम बताएंगे इसके जस्ट बाद तो बड़ा आसानी होगा, ये समझे रहोगे तब। मेंडेलियन डिसऑर्डर का नाम मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों पड़ा है? क्योंकि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरेशन इन सिंगल जीन, एक सिंगल जीन में बदलाव होने से, चेंज होने से अगर कोई डिसऑर्डर हो रहा है उसको हम बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन सिंगल जीन, क्योंकि आपने पढ़ा था मेंडेलियन कैरेक्टर्स और मोनोजेनिक एंड डाई एलिलिक, तो एक सिंगल जीन में बदलाव होने से अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है। इनहेरिटेड ऑन द सेम बेसिस ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो मेंडल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए नाम पड़ गया मेंडेलियन डिसऑर्डर। इनहेरिटेड ऑन द सेम पैटर्न ऑफ मेंडल्स कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के लॉज के हिसाब से हो रहा है इसका ऐसे डिसऑर्डर का ट्रांसफर, एक जीन में म्यूटेशन से हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। 2 ग्रुप बना दिया, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये कोई डिसऑर्डर ही हो, ये कोई नॉर्मल ट्रेट हो सकता है भाई, जैसे ईयर लोब का फ्री होना, अटैच होना, कोई डिसऑर्डर थोड़ी ना है, एक ट्रेट है। तो 2 टाइप का है, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल ट्रेट का मतलब कि यहाँ के केस में अच्छा डिसऑर्डर या ये सब जो हो रहा है म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये सब एक सिंगल जीन में म्यूटेशन होने की वजह से हो रहा है। तो यहाँ के केस में देखोगे जो डिफेक्टिव जीन होगा, म्यूटेंट जीन होगा, ऑटोसोम पे बैठा होगा, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होगा। और जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है इसके केस में डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम,
एक्स या वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के केस में जो डिफेक्टिव जीन होगा बेटा, आप देखोगे ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर बैठा होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, क्योंकि डिफेक्टिव जीन सेक्स क्रोमोसोम पे बैठा है। ठीक है, एक्स या वाई क्रोमोसोम पे बैठा होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेक्स लिंक्ड। अब ऑटोसोमल में ऑटोसोम पे बैठा है, दो टाइप का, डोमिनेंट और रिसेसिव। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, हंटिंगटन कोरिया, ब्राउन आइज, फ्री ईयर लोब, ये सब ऑटोसोमल ट्रेट में आता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में। मायोटोनिक में मसल सेल्स का डीजनरेशन होने लगता है। हंटिंगटन कोरिया डिजीज में आप देखोगे, हंटिंगटन कोरिया डिजीज में जो नॉर्मल पर्सन में CAG, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन, ये जो रिपीट होता है ये 36 से 120 तक होता है। लेकिन जिस पर्सन को हंटिंगटन कोरिया डिजीज हो जाता है उसमें ये 37 से, नॉर्मल में 6 से 36 तक होता है। लेकिन जिस पर्सन को ये डिसऑर्डर हो जाता है उसमें CAG रिपीट 37 से 120 तक पहुंच जाता है, नंबर ऑफ रिपीट बढ़ जाता है। तो और ये हम आपको बता दें, हंटिंगटन कोरिया में एक तरीके से आप देखोगे ये एक टाइप का न्यूरोनल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, ये मेंटल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ब्राउन आई में, ब्राउन आई कलर का है तो वो डोमिनेंट है। फ्री ईयर लोब, ज़्यादातर लोगों का ईयर लोब देखो अलग है, फ्री है, तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, डिसऑर्डर नहीं है कोई। तो डोमिनेंट वाले केस में देखोगे अगर किसी का कैपिटल ए है तो ये प्योर डोमिनेंट है, कैपिटल ए स्मॉल ए हाइब्रिड डोमिनेंट है तो डोमिनेंट है ना। तो अगर ऐसा जीनोटाइप होगा तो वो अफेक्टेड होगा, डिजीज्ड होगा। और अगर ऐसा है रिसेसिव दिख रहा है तो वो नॉर्मल होगा, क्योंकि डिसऑर्डर डोमिनेंट था। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में देखिए सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलासीमिया, ब्लू आइज, फ्यूज्ड ईयर लोब्स, ये सब रिसेसिव होते हैं। इन सबको कंट्रोल करने वाला जीन मतलब रिसेसिव कंडीशन में डिफेक्ट कराता है। सिकल सेल एनीमिया जो होता है, सिकल सेल एनीमिया ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है बेटा, ध्यान देना, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे ह्यूमन में जो हीमोग्लोबिन का बीटा चेन जीन होता है, बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होता है, वो 146 का 46 ही रहेगा, क्वांटिटी नहीं बदलेगा, उसका क्वालिटी बदल जाएगा। 146 में जो छठा अमीनो एसिड होता है, 6th अमीनो एसिड होता है, वो होता है ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल पर्सन में। लेकिन जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उसमें ग्लूटामिक एसिड में के स्थान पे वेलिन आ जाता है, मतलब एसिडिक अमीनो एसिड रिप्लेस्ड बाय न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिससे RBC जो होता है सिकल सेप्ड हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी में वो पॉलीमराइज कर जाता है, पर्सन को हाइपोक्सिया हो जाता है। इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, RBC सिकल सेप्ड हो जाता है। हीमोग्लोबिन में बीटा चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के स्थान पे वेलिन आ जाता है, जिस पर्सन में सिकल सेल एनीमिया होता है। और ये एक सिंगल बेस में बदलाव होने की वजह से होता है, मतलब ये ट्रांसवर्जन सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन है बेटा, बेस सब्सटीट्यूशन पढ़ा था ना, ये ट्रांसवर्जन की वजह से होता है। एक सिंगल बेस है, मतलब ए है टी है, ए और टी में डिफरेंस की वजह से होता है बेटा। मतलब नॉर्मल जीन में आप देखोगे ना, नॉर्मल जीन में देखिए आप देखेंगे कि टी था, नॉर्मल जीन में देखेंगे आप टी रहेगा और RNA में ए आएगा, GAG ना, RNA में ए आएगा। और जब म्यूटेट हो जाता है तो टी के स्थान पे ए हो जाता है, मतलब थाइमिन के स्थान पे एडेनिन, मतलब पायरिमिडिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन हो जाता है DNA में ना, जो DNA का एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है, थाइमिन के स्थान पे ए आ जाता है वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हो जाता है ना, उसकी वजह से होता है ये मिससेंस म्यूटेशन भी बोलते हैं इसको, मिससेंस म्यूटेशन भी ना। तो आप इसमें देखें सेंस बदल जाता है। तो जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है उसको कभी मलेरिया नहीं होता, क्योंकि RBC सिकल सेप्ड हो जाता है, तो जो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो वो मलेरियल रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इसमें आप देखिएगा जो हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड सिकल सेल एनीमिया में जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है, मान लो मेल पेरेंट प्योर डोमिनेंट है, नॉर्मल था, प्योर डोमिनेंट था, HBA था कैपिटल ए, और जो फीमेल थी सेंसिटिव थी HB स्मॉल ए, ये HBS सिकल सेप्ड थी वो फीमेल। क्रॉस कराओगे तो बच्चा हाइब्रिड होगा, HB कैपिटल ए, HB स्मॉल ए, ये हाइब्रिड होगा, या HB
कैपिटल ए HbS, हाइब्रिड टाइप का हो जाएगा। तो हाइब्रिड जो होता है सिकल सेल एनीमिया में, वो हाइब्रिड विगर शो करता है, और जो हाइब्रिड रहता है बेटा वो कोडोमिनेंस शो करेगा, मतलब वो नॉर्मल भी रहेगा और कभी कभी सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम भी डेवलप हो जाते हैं, वो कोडोमिनेंट होता है। तो हाइब्रिड वाला जो पर्सन है, ऑफस्प्रिंग है, उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हाइब्रिड मैक्सिमम सर्वाइव करेंगे, हाइब्रिड जो होंगे मैक्सिमम सर्वाइव करेंगे, उनको मलेरिया भी नहीं होगा और सिकल सेल एनीमिया भी नहीं होगा। जबकि एकदम नॉर्मल जो पर्सन है, प्योर डोमिनेंट है, वो उसको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं, लेकिन मॉस्किटो काटने से, मच्छर काटने से, प्लाज्मोडियम से मलेरिया तो हो सकता है, मर सकता है वो। और जिसको सिकल सेल एनीमिया है वो सिकल सेल एनीमिया से ही मर जाएगा, मलेरिया हो या ना हो। तो जो हाइब्रिड होता है उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आपको अफ्रीका में मिलेगा, ऐसे कंट्रीज में मिलेगा जहाँ पे मॉस्किटो का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल भी होता है, कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है, ये आप देखेंगे ये बाई बर्थ इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म है, जेनेटिक डिफेक्ट है। इसमें जो पर्सन होता है उसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो जाता है, और फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड से टायरोसिन नहीं बन पाता, और टायरोसिन से मेलानिन नहीं बन पाता। तो मेलानिन ना बनने से स्किन का कलर नहीं आता, बॉडी का कलर नहीं आता, और टायरोसिन भी नहीं बन पाता। मेलानिन फिनाइल एलेनिन का कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं हो पाएगा, तो फिनाइल एलेनिन बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिनाइल कीटोन बॉडी बना लेता है, और वही कीटोन बॉडी को किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यह बहुत पुअरली एब्जॉर्ब करता है, और वो जाके ब्रेन में भी थोड़ा बहुत इकट्ठा होकर मेंटल रिटार्डेशन भी करा देता है। और वही फिनाइल कीटोन बॉडी यूरिन से भी निकलता रहता है, पास होता रहता है, जिसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन बॉडी का यूरिन से निकलना ना, मेंटली रिटार्डेशन भी हो जाता है। तो ये प्लियोट्रॉपिज्म का भी एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। और जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, इसमें आप देखोगे जो अल्वियोलाई सेल्स होते हैं लंग्स में, उनके मेम्ब्रेन पे क्लोराइड आयन चैनल होता है, उसको बनाने वाले जीन में एक जीन होता है CFTR जीन, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिससे क्लोराइड आयन का पंपिंग नहीं हो पाता। और क्लोराइड आयन एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, वो अंदर पंपिंग नहीं होगा तो लंग्स के अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब का ग्रोथ हो जाता है, म्यूकस का कलेक्शन होता है, लंग्स में डिफेक्ट आ जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से डेथ भी हो जाता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। थैलासीमिया एक टाइप का ये भी एनीमिया है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया में डिफरेंस क्या है? ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर होता है सिकल सेल एनीमिया, ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर होता है, एक भी अमीनो एसिड कम नहीं हुआ था, सिर्फ क्वालिटी बदला था। मतलब बीटा चैन में ग्लूटामिक एसिड के स्थान पे वैलिन आ गया था। ये थैलासीमिया में ये डिलीशन म्यूटेशन की वजह से होता है, ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वांटिटी कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में अल्फा चैन, बीटा चैन प्रोटीन का क्वांटिटी कम हो जाएगा, जब जीन ही डिलीट हो जाएगा तो प्रोटीन तो कम ही बनेगा ना, ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। अल्फा थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया, अल्फा थैलासीमिया में अल्फा चैन प्रोटीन कम हो जाता है हीमोग्लोबिन का, बीटा थैलासीमिया में बीटा चैन प्रोटीन कम हो जाता है हीमोग्लोबिन का। ब्लू आइज रिसेसिव है, ब्राउन आइज डोमिनेंट था। ईयर लोब का अटैच होना भी ये रिसेसिव ट्रेट है ये। अब इन सब केस में देखोगे जिनका जीनोटाइप डोमिनेंट होगा वो नॉर्मल होंगे, क्योंकि रिसेसिव वाले को डिसऑर्डर होगा, और जो रिसेसिव वाला रहेगा उसी को डिसऑर्डर होगा। ठीक है, अब देखिए जरा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड की बात करें। सेक्स लिंक्ड का मतलब है डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स और वाई क्रोमोसोम पे है, एक्स पे है तो बोलेंगे एक्स लिंक्ड, वाई पे है तो वाई लिंक्ड। अब वाई लिंक्ड में जैसे आपने पढ़ा होगा हाइपरट्राइकोसिस, कान पे बाल निकलना, पर्क्यूपाइन स्किन, TDF जीन, ये सब होलैंड्रिक था, वाई क्रोमोसोम पे बैठा था, पर्क्यूपाइन स्किन, रफ स्किन वाला। तो ये सब सिर्फ मेल में ही एक्सप्रेस होता है, फीमेल में नहीं ना। और हम मेनली वो एक्स के बारे में बात करें तो एक्स लिंक्ड में देखिए, सेक्स लिंक्ड में भी एक्स की बात करेंगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के एग्जांपल्स आपको बहुत कम मिलेंगे, एक दो एग्जांपल बता दें, जैसे डिफेक्टिव इनामिल ऑफ टीथ, जो डिफेक्टिव एनामिल होता है ना वो है फ्रेजाइल मेंटल रिटार्डेशन, फ्रेजाइल मेंटल रिटार्डेशन या फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें एक्स क्रोमोसोम एकदम टूट जाता है, एकदम ब्रेक कर जाता है। तो इस केस में देखिएगा आप जरा, डोमिनेंट है, डोमिनेंट वाला होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। तो देखिए ये नॉर्मल फीमेल है, ये कैरियर
ये देखो एक ही एक्स पे आया तब भी ये डिजीज हो गई, दोनों पे है तब भी डिजीज है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट वाला होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, चाहे कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी, बंदा टॉल ही है, एक्सप्रेस करना ही है ना उसको, तो दोनों केस में डिजीज हो जाएगा, इस केस में नहीं होगा। मेल देखो ये नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है, डिजीज हो जाएगा, एक्स पे बैठा है जीन। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डचने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लिखा रहता है, डीएमडी। ध्यान दो, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में अंतर है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और मायोटोनिक ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इसको डाल्टोनिज्म भी बोलते हैं। इसमें रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है, क्योंकि आइज में जो आप देखेंगे जो कोन्स में पिगमेंट्स होता है ना, पिगमेंट प्रोटीन को बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया के केस में आप देखोगे ब्लड क्लॉटिंग, इसको ब्लीडर्स डिजीज भी होता है, ब्लीडिंग होता है ना, ब्लड का खून बहता रहता है, ब्लीडर्स डिजीज, या इसको रॉयल्स डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये यूरोप के रॉयल फैमिली में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था क्वीन विक्टोरिया में। क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी, वो कैरियर थी हीमोफीलिया के लिए, उनके बच्चों में ऑफस्प्रिंग में रिपोर्ट हुआ था सबसे पहले, वो कैरियर थी वो, इसलिए नाम पड़ गया इसका रॉयल्स डिजीज। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, अगर होता भी है तो बहुत देर से होता है, अगर हल्का सा कट लग गया नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग मतलब ब्लड क्लॉटिंग डिले होगा या फिर ब्लड क्लॉटिंग होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत देर से होगा, डिले होगा, मर भी सकता है आदमी, इसलिए बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। ये इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के एब्सेंस की वजह से होता है। हीमोफीलिया दो टाइप का है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, दो टाइप का है। हीमोफीलिया ए में क्या होता है, ये क्लासिकल होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ए एब्सेंट होता है। हीमोफीलिया ए में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होता है, 8वां, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होता है, 8 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होता है। और हीमोफीलिया बी जो होता है उसको बोलते हैं क्रिसमस डिजीज, क्योंकि उसमें क्रिसमस फैक्टर एब्सेंट होता है। क्रिसमस फैक्टर मतलब फैक्टर 9 एब्सेंट होता है इसमें, हीमोफीलिया बी में। डचने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन डिस्ट्रोफिन जीन, DYSTROPHIN, डिस्ट्रोफिन जीन में म्यूटेशन होने की वजह से डचने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। इसमें भी मसल सेल्स बहुत कमजोर हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। इसका सिम्टम और इसका सिम्टम दोनों का सेम है। और डिस्ट्रोफिन जीन इज द लार्जेस्ट जीन ऑफ ह्यूमन जीनोम लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। डिस्ट्रोफिन जीन ह्यूमन जीनोम का सबसे बड़ा जीन है और ये एक्स क्रोमोसोम पे बैठा होता है। सबसे छोटा था TDF जीन जो वाई क्रोमोसोम पे था, 14 बेस पेयर थे, हम आपको बताए थे ना। तो ये सब है। अच्छा, ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इनके केस में आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा। ध्यान दो, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। क्रिस क्रॉस का मतलब है फादर का एक्स क्रोमोसोम बेटी में जाएगा और बेटी से बेटी के बेटे में, मतलब जो फादर था उसके ग्रैंडसन में जाएगा। तो मेल से फीमेल और फीमेल से फिर मेल में ट्रांसफर हुआ ना। एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर ट्रांसफर टू डॉटर एंड फ्रॉम डॉटर टू हिज ग्रैंडसन्स, मतलब बेटी के बेटे में गया ना। तो मेल से फीमेल और फीमेल से मेल का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ध्यान दो, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के केस में आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मिलेगा। और एक चीज याद रखना, जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, एक्स लिंक्ड चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, ये ध्यान देना, एक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर होता है उसमें भी खासकर जो रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात कर रहे हैं। डोमिनेंट तो सिर्फ एक ही म्यूटेशन होने की जरूरत है, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी को भी डिजीज कर देगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इज मोर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन मेल्स एंड रेयर इन फीमेल्स। ध्यान देना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मेल में ज़्यादा कॉमन है, मेल में आदमी में ज़्यादा दिखेगा, औरत में कम दिखेगा, फीमेल में कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेल हेमीजाइगस होता है फॉर एक्स क्रोमोसोम। हेमीजाइगस का मतलब सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, बस एक ही कॉपी है बस एक्स क्रोमोसोम का। तो उसको डिजीज होने के लिए सिर्फ एक ही सिंगल म्यूटेशन एक एक्स क्रोमोसोम पे हो जाएगा तो उसका काम खत्म है, वो अफेक्टेड हो जाएगा। एक ही एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है,
तो फीमेल में अगर एक सिंगल रिसेसिव म्यूटेशन होगा वो कैरियर हो जाएगी, और कैरियर को डिजीज नहीं होता, कैरियर आर नॉर्मल, बस अगले जनरेशन में डिजीज को कैरी करेंगी, बच्चों को ट्रांसफर कर देती हैं। फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए कम से कम 2 रिसेसिव म्यूटेशन होना पड़ेगा दोनों एक्स क्रोमोसोम पे, तब उनको डिसऑर्डर होगा। तो 2 म्यूटेशन होने के चांसेस कम है ना, तो ज़्यादातर फीमेल्स नॉर्मल होगी या कैरियर होंगी, मेल में ये ज़्यादा कॉमन है। एक्स लिंक्ड वाला देखोगे आप ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब 8% मेल में होता है, फीमेल में आधा % भी नहीं होता, 0.4% फीमेल में होता है। फीमेल में कम है, मेल में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल हेमीजाइगस है, ठीक है। जैसे एक्स है तो नॉर्मल हो गया, एक पे आ गया तो कैरियर हो गया। जैसे हमने सी का मतलब कलर ब्लाइंडनेस लिया है, दोनों पे आएगा तभी ये अफेक्टेड होगी, तभी ये रिसेसिव बनेगी। एक पे रहेगा तो हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस रिसेसिव हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करता, होमोजाइगस होगा तभी एक्सप्रेस करेगा। अब मेल में हेट्रोजाइगस हेमीजाइगस, मेल में होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का कंसेप्ट है ही नहीं, मेल तो हेमीजाइगस है ना, एक ही कॉपी है, ये नॉर्मल है, ये देखिए अफेक्टेड हो गया। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मेल्स में ज़्यादा नॉर्मल है, फीमेल में रेयर है। फीमेल कैरियर हो जाएगी एक बार म्यूटेशन होगा तो। फीमेल को हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंड होने के लिए कम से कम क्या जरूरत है, कम से कम उसका फादर अफेक्टेड हो, उसका फादर अफेक्टेड हो और उसकी मदर कम से कम कैरियर हो। ध्यान देना, फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया तभी होगा जब उसका फादर अफेक्टेड हो, डिजीज हो, और मदर कम से कम कैरियर हो। ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टेड हो सकती है, कम से कम कैरियर होगी, तभी फीमेल्स में डिसऑर्डर आ सकता है। अब आप ऐसा करिए कि आप इसको पूरा करो, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। अब इसमें इस चैप्टर में पेडिग्री एनालिसिस बाकी है, पेडिग्री एनालिसिस है वो, उसको हम अभी करवा देते हैं। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, हम लोग बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। तो पेडिग्री एनालिसिस डिसऑर्डर्स हो चुका था, और किस केस में कौन सा डिसऑर्डर एक्सप्रेस करेगा नहीं करेगा हम बता दिए थे आपको। तो पेडिग्री एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए जेनेटिक ट्रेट इन द सेवरल जनरेशंस ऑफ ए ह्यूमन फैमिली। ध्यान देना, पेडिग्री एनालिसिस क्या है, एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न, मतलब किसी भी कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ध्यान देना, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है या मेंडेलियन डिसऑर्डर है, उसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होगा, ट्रांसमिशन पैटर्न क्या होगा, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, अगले जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे इनहेरिट होगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा, उसका इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ना, मतलब उसका मोड क्या है, पैटर्न क्या है, मतलब वो डिसऑर्डर ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, उसका इनहेरिटेंस पैटर्न का स्टडी करना पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। इन द सेवरल जनरेशंस ऑफ अ ह्यूमन फैमिली, उसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। इट रिप्रेजेंट्स द फैमिली ट्री ऑफ डिजीज इन 2 और मोर जनरेशंस ऑफ अ ह्यूमन फैमिली। तो जो पेडिग्री एनालिसिस होता है, ये पेडिग्री एनालिसिस होने के लिए कम से कम 2 जनरेशन का होना जरूरी है। 2 जनरेशन मतलब पेरेंट्स और उनके बच्चे, तो पेरेंट का जनरेशन और बच्चों का जनरेशन, कम से कम 2 जनरेशन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है। तो वही लिखा है ना, इट रिप्रेजेंट द फैमिली ट्री ऑफ डिजीज, ये पूरा ट्री दिखाता है, बॉक्स दिखाता है, ट्री दिखाता है डिजीज का, इन 2 और मोर जनरेशन ऑफ अ फैमिली ट्री, ह्यूमन ट्री। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड एंड देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी प्रिडिक्टेड। जो पेडिग्री एनालिसिस होता है, पेडिग्री एनालिसिस से जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर को ट्रेस किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, और उनका मोड ऑफ इनहेरिटेंस भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर, पेडिग्री एनालिसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए होता है बेटा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए नहीं होता। जो पेडिग्री एनालिसिस है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए होता है, नॉट फॉर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड, डोमिनेंट, रिसेसिव, हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर कैसा है और वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, इनहेरिटेंस पैटर्न उसका कैसा है, ठीक है। तो ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ये हम पता लगा सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से। मोड ऑफ इनहेरिटेंस हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जो करेक्टराइज्ड बाई
अल्टरेशन इन सिंगल जीन में म्यूटेशन होने से जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। पेडिग्री एनालिसिस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए नहीं होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए होता है। और इट इज़ यूजफुल, पेडिग्री एनालिसिस इज यूजफुल फॉर द जेनेटिक काउंसलर्स टू एडवाइज द कपल्स अबाउट द चांसेस ऑफ हैविंग ऑफस्प्रिंग्स विद द जेनेटिक डिफेक्ट। ये जो पेडिग्री एनालिसिस होता है बेटा, पेडिग्री एनालिसिस इज यूजफुल फॉर द जेनेटिक काउंसलर्स। ये जेनेटिक काउंसलर्स के लिए यूजफुल है, ठीक है, ये जेनेटिक काउंसलर्स के लिए यूजफुल होता है टू एडवाइस करने के लिए फॉर द कपल्स। मान लीजिए कोई कपल है, मियाँ बीवी हैं, उनको बच्चा होने वाला है और उनके फैमिली में किसी में आइदर फ्रॉम मेल साइड या फीमेल साइड किसी में कोई जेनेटिक डिफेक्ट रहा होगा, तो दो कपल हैं तो उनको बच्चा होने वाला है, तो डर रहे हैं कहीं ये डिसऑर्डर हमारे बेटे में ना आ जाए या बेटी बच्चे में ना आ जाए, हमारे बेटी या बेटा मतलब बच्चे में ना आ जाए, उनको डर है, पैदा होने के पहले ही डर है। तो जेनेटिक काउंसलर के पास जाएंगे, वो दोनों का हिस्ट्री पूरा समझेगा, किसको क्या था, क्रॉस बनाएगा और बता देगा कि चांसेस है या नहीं है, और अगर चांसेस हैं तो पहले उसका इलाज के पहले ही ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये है, तो ये काउंसलर के लिए, जो जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं उनके लिए यूजफुल है ऐसे कपल्स को एडवाइस करना जिनको चांसेस है बच्चा होने का जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है ना। जो पेडिग्री एनालिसिस है डन इन ह्यूमंस बिकॉज अनलाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ह्यूमंस कंट्रोल्ड मेटिंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ड्यू टू एथिकल रीजंस। तो ये जो पेडिग्री एनालिसिस होता है पेडिग्री एनालिसिस ह्यूमन में किया जाता है, प्लांट और एनिमल्स में नहीं किया जाता, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स में कंट्रोल्ड मेटिंग भी हो जाता है। प्लांट और एनिमल को आप लैब में ग्रो करा सकते हो, लैब में क्रॉस करा सकते हो, लेकिन ह्यूमन में तो ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल को लैब में ही क्रॉस करा दोगे। तो कंट्रोल्ड मेटिंग ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है, लैब में मेटिंग कराना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एथिकल रीजन। एथिकल रीजन है, सामाजिक रीजन है, मोरल रीजन है, यही वजह है पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है ह्यूमन में, ठीक है। द पर्सन इन द फैमिली हिस्ट्री इन विच द ट्रेट अपीयर फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोबैंड। आप देखोगे पूरे फैमिली हिस्ट्री में जिसमें सबसे पहले डिजीज अपीयर हुआ होगा उसको हम बोलेंगे प्रोबैंड। जिसका बैंड सबसे पहले बजता है उसको बोलते हैं प्रोबैंड, ठीक है। और अगर वो मेल है तो हम बोलेंगे प्रोपोसिटस, और अगर वो फीमेल है तो हम बोलेंगे प्रोपोसिटा, ठीक है। जिसमें सबसे पहले डिजीज अपीयर होता है पूरे हिस्ट्री में फैमिली में उसको बोलते हैं प्रोबैंड। अगर वो मेल है तो प्रोपोसिटस और फीमेल है तो प्रोपोसिटा बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स, कुछ हमने यहाँ पे ट्रिक बता रखा है बेटा, ध्यान से सुनना। आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स कुछ यहाँ पे 4-5 पॉइंट का ट्रिक है। ये ट्रिक हेल्प करता है। मान लीजिए कोई पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है और पूछ लिया कि ये कौन सा डिसऑर्डर दिया गया है, तो हम कुछ ट्रिक बना रखे हैं। इस ट्रिक से आपको हेल्प मिलेगा पता करने में कौन सा डिसऑर्डर है, आप देखते ही पहचान सकते हो इसके हेल्प से। तो देखिए क्या है ये आइडेंटिफिकेशन ट्रिक क्या है, एक बार आप देखो। इफ इन ईच जनरेशन ट्रेट अपीयर ओनली इन मेल्स, अगर हर जनरेशन में सिर्फ मेल में ही ट्रेट अपीयर हो रहा है बेटा, ध्यान देना, अगर हर जनरेशन में सिर्फ मेल में ही ट्रेट अपीयर हो रहा है इसका मतलब ये वाई-लिंक्ड है। वाई-लिंक्ड का मतलब होलैंड्रिक है, ठीक है। इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल, सेकेंड पॉइंट है, इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल and any of the offspring is diseased then it is necessarily recessive। इसका मतलब पक्का वो रिसेसिव डिसऑर्डर ही है, ठीक है। इसका मतलब है इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल, अगर दोनों माँ बाप नॉर्मल हैं, नॉर्मल का मतलब वो कैरियर भी तो हो सकते हैं भाई, कैरियर भी नॉर्मल ही होता है, इसको डिजीज नहीं रहता। अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं और बच्चे में किसी भी बच्चे में डिजीज आ गया इसका मतलब पक्का ये रिसेसिव ही रहा होगा, वो कैरियर रहे होंगे पेरेंट। एटलीस्ट वन पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड इन द केस ऑफ डोमिनेंट डिसऑर्डर। अगर डिसऑर्डर को डोमिनेंट होना है, डोमिनेंट डिसऑर्डर तभी हो सकता है जब दो में से कम एक पेरेंट को क्या हो, डिजीज हो। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं, कम से कम एक पेरेंट में डिजीज होना ही चाहिए तभी वो जाके डोमिनेंट बनेगा। रिसेसिव में भी पेरेंट डोमिनेंट, ध्यान देना, रिसेसिव डिसऑर्डर में भी पेरेंट डिजीज हो सकता है, रिसेसिव में भी पेरेंट डिजीज हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल है बच्चा डिजीज है इसका मतलब वो पक्का रिसेसिव ही है।
और डोमिनेंट बनने के लिए कम से कम एक पेरेंट को डिजीज बनना ही पड़ेगा। और नो जनरेशन गैप या स्किप इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ डोमिनेंट डिसऑर्डर। ध्यान देना, अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो हर जनरेशन में किसी न किसी बच्चे में डिसऑर्डर जरूर होगा। पेरेंट में भी रहा होगा किसी एक में कम से कम, और किसी एक बच्चे में कम से कम डिसऑर्डर जरूर दिखाई देगा। जनरेशन गैप आपको नहीं मिलेगा, वो डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। और जनरेशन गैप या स्किप इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर। अगर जनरेशन गैप मिला है कि मान लो 5 जनरेशन है, 5 में से किसी एक में डिजीज आया ही नहीं किसी एक जनरेशन में, इसका मतलब वो रिसेसिव रहा होगा। इसलिए म्यूटेशन को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चेंजेस ना। तो हो सकता है किसी एक आधे जनरेशन में डिसऑर्डर अपीयर भी ना हो अगर वो रिसेसिव है। लास्ट है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अगर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के केस में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मिलेगा। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब मेल से फीमेल में जीन जाएगा, फीमेल से फिर मेल में जाएगा। और अगर सुन लो, अगर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब है, और उसमें ग्रैंड सन की बात करेगा, ग्रैंड डॉटर की बात करेगा, इसका मतलब ग्रैंड सन का मतलब बेटी का बेटा होगा, और ग्रैंड डॉटर का मतलब बेटी का बेटी होगी। ध्यान देना, क्रिस क्रॉस में एक्स लिंक्ड अगर रिसेसिव है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया है, तो वहाँ पे अगर बात कर रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, इसका मतलब समझ जाना वो बेटी का बेटा या बेटी की बेटी की बात करिए, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर में। ठीक है, अभी हम एक आध दो क्वेश्चन देंगे, पहले आप इसको उतार दो, लिख लो बेटा, नोट कर लो आप। तो यहाँ पे देखिए हम दिखा रखे हैं सिंबल्स जो पेडिग्री एनालिसिस में यूज होते हैं, ये सिंबल्स हम आपको दिखा रखे हैं। तो आप एक एक सिंबल को देख लीजिए। ये नॉर्मल मेल है, रेक्टेंगल अगर बना है वो नॉर्मल मेल है, सर्कल बना है नॉर्मल फीमेल है, डायमंड बना हुआ है तो ये नॉर्मल इंटरसेक्स या सेक्स अनस्पेसिफाइड है ना, ये मेल है फीमेल है ये नहीं पता है। अगर हम इन तीनों को डार्क कर दें, शेडेड सिंबल कर दें, ध्यान देना, शेडेड में दिखा दें, शेडेड या डार्क दिखा दें, शेडेड या फिल्ड, इसको हम फिल कर दें, कलर कर दें ना, तो शेडेड का मतलब ये डिजीज को दिखा देगा, ये बीमारी को दिखाता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल को दिखाता है। तो तीनों को शेडेड में दिखा दिया, मतलब अफेक्टेड मेल, फीमेल और इंटरसेक्स हो गई है ना। और अगर हम ऐसे दिखा दें, मेल फीमेल को आपस में जोड़ दें, ये देखिए मेल फीमेल को आपस में जोड़ दें, इसका मतलब इनके बीच में मैरिज हो गया, मेटिंग हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। 2 लाइन दिखा दें की वजह, इसका मतलब कॉन्सेंजीनियस मैरिज है। कॉन्सेंजीनियस मैरिज मतलब एक ही गोत्र में, एक ही परिवार में मैरिज होना कॉन्सेंजीनियस मैरिज कहलाता है। मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव, अगर क्लोज, ध्यान देना, क्लोज रिलेटिव के बीच में, जेनेटिक रिलेटिव के बीच में मैरिज हो रहा है तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंजीनियस मैरिज। मैरिज बिटवीन जेनेटिक रिलेटिव या क्लोज रिलेटिव या ब्लड रिलेटिव, तो ये जो कॉन्सेंजीनियस मैरिज होता है, एक ही परिवार में एक ही गोत्र में मैरिज हो जाना है ना, इसको बोलते हैं कॉन्सेंजीनियस मैरिज। जैसे मान लो कोई अपने चाचा के बेटी से मैरिज कर लिया या चाचा की बेटी मैरिज कर ले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंजीनियस मैरिज। तो कॉन्सेंजीनियस मैरिज से द चांसेस ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर टू बिकम होमोजाइगस increases, that's why consanguineous marriage is being avoided। एक्चुअल में अपने यहाँ कॉन्सेंजीनियस मैरिज अवॉइड किया जाता है एथिकल रीजन की वजह से, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन भी है। मान लीजिए उस किसी परिवार में कोई रिसेसिव डिसऑर्डर किसी में रहा होगा बहुत पहले, और बच्चे मान लीजिए नॉर्मल हैं, मान लीजिए उस जनरेशन में जो लोग हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन किसी में डिसऑर्डर रहा होगा बहुत पहले, तो वो कैरियर भी तो हो सकते हैं। कैरियर भी नॉर्मल दिखाई देता है, इसको डिसऑर्डर नहीं होता, वो कैरियर हो सकते हैं। और मान लीजिए 2 का आपस में, एक ही परिवार में 2 लोगों का मैरिज हो गया, सिबलिंग का मैरिज हो गया, सिबलिंग, तो ये बताइए कैरियर थे, तो इनका बच्चा देखो कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये बताइए स्मॉल ए होने का चांसेस बन रहा है ना, तो रिसेसिव डिसऑर्डर होमोजाइगस हो गया, तो बच्चे में डिसऑर्डर आ सकता है। देखिए स्मॉल ए आ गया, तो डिसऑर्डर आने के चांसेस हैं, थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर ई जीनोटाइप वाला मेल
अगर किसी दूसरे से मैरिज करता है डिस्टेंटली रिलेटेड वाले से, तो डिस्टेंटली वाले से करता, वो कैरियर ना होती, वो कैपिटल ए होती, तो बच्चे में स्मॉल ए ना आता ना, तो बच्चा तो डिजीज ना होता, डिजीज की चांसेस बहुत कम रहते। तो इसलिए ये जो कॉन्सेंजीनियस मैरिज है इसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, इससे जेनेटिक डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बाकी एथिकल रीजन भी होता है। ये अगर ऐसे बने तो कैरियर या हेट्रोजाइगस फीमेल है फॉर द रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए कैरियर फीमेल होती है। अगर ऐसे बना हुआ है पापा मम्मी और ये बच्चे हैं ना, पेरेंट्स अबव एंड ऑफस्प्रिंग्स बिलो, ये ऑफस्प्रिंग दिया हुआ है नीचे, ये पेरेंट है, तो ये दिखा रखा है पेरेंट्स अबव एंड ऑफस्प्रिंग्स बिलो, ये दिखा रखा है। और अगर मान लीजिए ऐसे दिखा देता, इसको मान लीजिए कलर कर देता, मान लीजिए इसको कलर कर देता, तो क्या होता, पेरेंट्स अबव एंड ऑफस्प्रिंग्स बिलो, एंड दो ऑफस्प्रिंग में से जो सन था अफेक्टेड सन, पेरेंट्स विथ, हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स विथ अफेक्टेड सन एंड नॉर्मल डॉटर, अगर ये कलर्ड होता तब ना। और इसका मतलब है डाइजाइगोटिक ट्विंस, मतलब दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस है, पॉलीस्पर्मी से बना होगा। और अगर दोनों के बीच में एक लाइन खींच दें, ऐसे लाइन बना दे, तो उसको बोलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में दोनों बच्चों का सेक्स सेम होता है, या तो दोनों बेटे होंगे या तो दोनों बेटियां होंगी। डाइजाइगोटिक में बेटा बेटी अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ना, उसमें दोनों बच्चों का जो सेक्स रहता है वो सेम रहता है। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए। अब हम आपको पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस करा देते हैं, ट्रिक तो हमने बता ही दिया है पहले, अब आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन दिखा रखा है, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो तीनों क्वेश्चन समझ लीजिए आप। ये पेडिग्री हमने बना रखा है, ठीक है, ये पेडिग्री चार्ट हमने बना रखा है, और इसमें हस्बैंड अफेक्टेड है, फीमेल नॉर्मल है, वाइफ नॉर्मल है, इनके 4 बच्चे हुए हैं, 3 बेटे 1 बेटी, तीनों बेटे अफेक्टेड है, बेटी नॉर्मल है। जब अफेक्टेड बेटे का मैरिज होता है, बहू नॉर्मल है, 3 बच्चे हुए, 3 में से 2 बेटे अफेक्टेड हैं, बेटी नॉर्मल है। इसका मतलब द ट्रेट इन द अबव पेडिग्री इज सिकल सेल एनीमिया, दूसरा है फेनाइलकीटोन्यूरिया, तीसरा है हाइपरट्राइकोसिस, चौथा है हंटिंगटन कोरिया। ये दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये वाई लिंक्ड है होलैंड्रिक, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हर जनरेशन में देखिए, हर जनरेशन में मतलब बार बार ट्रेट सिर्फ मेल में ही अपीयर हो रहा है, किसी भी फीमेल में नहीं है, और सारे मेल में जा रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वाई लिंक्ड होगा। हाइपरट्राइकोसिस है, ये वाई लिंक्ड है ये, और फीमेल में वाई क्रोमोसोम होता नहीं, तो फीमेल क्या होंगी, फीमेल नॉर्मल होंगी, क्योंकि इनमें वाई क्रोमोसोम है ही नहीं। और ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड है द डिजीज इन द गिवन पेडिग्री इज, ये जो पेडिग्री दिया हुआ है इसमें कौन सा डिजीज है ये पूछा हुआ है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो एक चीज़ ये बताइए, ट्रिक याद रखिए, ट्रिक हमने क्या बोला था, ट्रिक हमने बोला था कि अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल रहें, ये पेरेंट वाला जनरेशन है, ये बच्चों का जनरेशन है, अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं और बच्चे में किसी में भी डिजीज आ गया, मतलब वो 100% रिसेसिव ही है, इसका मतलब डोमिनेंट तो नहीं है। तो ये ऑप्शन डोमिनेंट वाला, और ये ऑप्शन पहला और दूसरा ऑप्शन डोमिनेंट का था, ये कट गया। अब बचा 3 और 4 ऑप्शन, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब हमको पता करना है ये रिसेसिव में भी क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो एक चीज़ ये बताना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, और हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस बेटियों में कब होगा, बेटियों में तब होता जब फादर डिजीज होता। बेटी में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट तभी आता, कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया तभी आता जब फादर डिजीज होता और मदर कम से कम अफेक्टेड होती, फादर डिजीज होता और मदर कम से कम कैरियर होती, और फादर तो नॉर्मल है, तो बेटी कैसे डिजीज हो सकती है, हीमोफीलिया और सिकल सेल, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस इसमें कैसे आ सकता है, मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इसमें कैसे आ सकता है। इसका मतलब
थर्ड भी नहीं हो फोर्थ भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या है? अब बचा है थर्ड, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये बिल्कुल हो सकता है भाई, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। इसका मतलब ये है दोनों पेरेंट क्या रहे होंगे? दोनों पेरेंट कैरियर रहे होंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इनका क्रॉस कराओ तो जो बच्चे नॉर्मल बने हैं कैपिटल ए वाले हो गए होंगे। कैपिटल ए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है नॉर्मल, और ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, और जो अफेक्टेड है वो स्मॉल ए वाले हो गए ये ना। इसका मतलब थर्ड एकदम सही ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये हम अंतिम वाला अभी बता देते हैं, आप इसको लिख लीजिए, तो यहाँ हम इसको हटाने वाले हैं ना, फिर अंतिम वाला क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो what can be drawn from the given pedigree chart? What can be drawn from the given pedigree chart? ये जो पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, इससे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखिए, मेल अफेक्टेड है, फीमेल पेरेंट नॉर्मल है, 4 बच्चे हुए, इसमें 1 मेल अफेक्टेड है, ठीक है। तो आप बताइए क्या हो सकता है? चार ऑप्शन है। द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, सेकंड है द पर्सन कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर, द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, चौथा द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। तो हम तो कह रहे हैं बेटा पहला ऑप्शन सही है। ये एक्चुअल में ना, देखो ये एक्चुअल में यहाँ पे है क्या, ये कलर ब्लाइंडनेस ही है। ये बोला कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, हम कह रहे हैं ये कलर ब्लाइंडनेस ही है। यहाँ पे ना एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर दिखाया गया है। यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर दिखाया गया, जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है। तो एक बार बताइए, मेल क्या है? अफेक्टेड है, और फीमेल नॉर्मल है, मतलब ये कैरियर रही होगी भाई। कैरियर भी क्या होती है? नॉर्मल ही होती है, हम बता चुके हैं कैरियर भी नॉर्मल होती है। तो इनके बीच में क्रॉस कराओ आप, इनके बीच में आप क्रॉस कराओगे तो देखिए ये XC ये अफेक्टेड फीमेल बन सकती है, ठीक है, अफेक्टेड फीमेल बन सकती है। या जरूरी थोड़ी है कि फीमेल का यही वाला X फ्यूज करे, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फीमेल का यही वाला X फ्यूज करे, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। ये वाला X फ्यूज कर गया होगा तो ये कैरियर बन गई, कैरियर नॉर्मल ही तो होती है। और ध्यान देना, फिर से यही वाला X फ्यूज किया तो 2 बेटी हुई, दोनों बेटी नॉर्मल हो गई, मतलब कैरियर है, कैरियर नॉर्मल ही होती है, अनअफेक्टेड रहती है, ये ठीक है। और इसका होगा क्रॉस XCY, मेल अफेक्टेड हो गया, और ये मेल नॉर्मल भी बन गया, मतलब द फीमेल हेट्रोजाइगस रही होगी, बिल्कुल ठीक है, ये सही हो गया। अब दूसरा क्या है? द पर्सन कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर। क्यों नॉर्मल डॉटर? ये है तो नॉर्मल डॉटर, तो कैरियर भी नॉर्मल होती है, उसको कोई डिसऑर्डर नहीं होता, बस वो डिसऑर्डर को बच्चों में ट्रांसफर कर देती है। तीसरा है द ट्रेट अंडर द स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल हो सकता है। द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, मेल होमोजाइगस कहाँ होगा भाई? एक्स लिंक्ड है तो मेल हेमीजाइगस होता है ना, हेमीजाइगस एक ही एलील है जब एक्स का, तो होमोजाइगस एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो होमो या हेट्रो कहाँ से होगा? हेमीजाइगस होगा ना। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, आप इसको लिख लीजिए। 1-2 क्वेश्चन हम आपको और करा देंगे, आप इसको पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर हैड हीमोफीलिया। 1-2 क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन है, ए नॉर्मल वुमेन हुज फादर हैड हीमोफीलिया मैरिड ए नॉर्मल मैन
व्हाट इज़ द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ हीमोफीलिया इन देयर चिल्ड्रंस, उनके बच्चों में हीमोफीलिया होने के कितने चांसेस हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ए नॉर्मल वुमेन, एक नॉर्मल वुमेन है, वो मैरी करती है, हुज फादर हैड हीमोफीलिया, जिसके पापा को हीमोफीलिया था, मैरी अ नॉर्मल मैन, एक नॉर्मल मैन से वो लड़की मैरी करती है। व्हाट इज़ द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ हीमोफीलिया इन देयर चिल्ड्रंस, तो 25%, 50%, 75% या फिर नॉन हीमोफिलिक है 25% कैरियर होंगे, ये दिया हुआ है। तो एक बार बताइए, नॉर्मल वुमेन है, उसके पापा हीमोफिलिक थे, पापा हीमोफिलिक थे, ध्यान देना, फादर का दिया है ना, पापा थे हीमोफिलिक, पापा थे हीमोफिलिक, ठीक है, और मम्मी का नहीं दिया है, वुमेन के मम्मी का नहीं दिया है, तो जिसका जीनोटाइप ना दिया रहे उसको हमेशा नॉर्मल लेना। तो पहले पापा का देख लेते हैं, पापा हीमोफिलिक थे, मम्मी का पता नहीं है, मम्मी का पता नहीं है, तो मम्मी को एकदम हम नॉर्मल मान लेंगे, ध्यान देना, मम्मी को हम नॉर्मल मान लेंगे हमेशा, यही करना, कैरियर भी मत लेना, मान लेंगे, नॉर्मल हम मान लेंगे, ठीक है, हम नॉर्मल यहाँ पे ले लेंगे। अब मम्मी एकदम नॉर्मल है, अब क्रॉस कराओ, इनके क्रॉस से जो बेटी होगी वो इस जीनोटाइप वाली होगी, इस लेडी का जीनोटाइप मिल जाएगा। तो देखिए XHX SHX XY और XY, इसका मतलब ये जो वुमेन है, जितनी भी बेटियां होंगी सारी कैरियर होंगी, इसका मतलब ये जो वुमेन है, ये जो वुमेन है ये कैरियर थी, ये इसका जीनोटाइप ये था, XHX ये था। अब इस लेडी का मैरी होता है एक नॉर्मल मैन से, ठीक है, नॉर्मल मैन XY से, तो ये हम मम्मी पापा का जीनोटाइप दिखा के क्रॉस करा रहे थे, इस लेडी का पहले जीनोटाइप पता करते, नॉर्मल तो है ये पता है, अब कैरियर थी कि एकदम नॉर्मल है, कैरियर भी नहीं, ये पता करना था। तो अगर फादर हीमोफिलिक होगा, मम्मी नॉर्मल होगी, तो बेटी तो जाहिर सी बात है कैरियर ही होगी। अब इसका मैरिज कराओ एक नॉर्मल मैन से, ये आपने करा दिया, XHX XHY XX और XY ये। अब क्वेश्चन पूछा है 4 में से एक बच्चे को हीमोफीलिया है, देखो ये नॉर्मल है, कैरियर है, कैरियर नॉर्मल ही होती है, ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो पूछा है व्हाट इज द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ हीमोफीलिया इन देयर चिल्ड्रंस, 4 में से एक मतलब कितने में हुआ, 25% में हुआ। तो देखो ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये कैरियर है, कैरियर, और कैरियर बेटा ध्यान देना नॉर्मल ही होती है, उसको कोई डिसऑर्डर नहीं होता, ये भी नॉर्मल है। तो 4 में से एक मतलब कितना, 4 में से एक मतलब 25%, 25%। क्या पूछा, 25 इन देयर चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन तो चारों है ना, 4 में से एक, तो आंसर हो गया ये। अब अगर क्वेश्चन बनता, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन बनता व्हाट इज द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ हीमोफीलिया इन देयर सन्स, ध्यान दो, इन देयर चिल्ड्रंस ये पूछ लिया, एंड सन्स रेस्पेक्टिवली। अब बताओ इन सन्स रेस्पेक्टिवली, तो ये बताओ सन की बात अगर करता तो 4 हम ना लेते, सन तो 2 ही है ना, ये 2 में से एक अफेक्टेड है, तो सन कितना हो जाता, सन हो जाता 50% हो जाता, तो 25 और 50% आंसर बन जाता रेस्पेक्टिवली, 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 ऐसे बना लेते ना। तो चिल्ड्रन की बात किया तो चिल्ड्रन चाहे वो बेटा होगा या बेटी, सारे चिल्ड्रन हैं, हम चारों में देखते। अगर सिर्फ सन की बात करता तो सन तो 2 ही है ना, 2 में से हम देखते, 2 में से एक में बन रहा है, डिजीज हो रहा है, मतलब 50% हो जाता तब। अगर सिर्फ डॉटर की बात करता तो डॉटर 2, तब भी हम 2 लेते, सन की बात करता तब भी हम 2 लेते, सन की बात करता तो सिर्फ सन लेते, डॉटर ना लेते, डॉटर की बात करता तो हम सन ना लेते ना। उसके हिसाब से फिर 2 में से एक सन अफेक्टेड होता तो कितना हो जाता, 50% हो जाता। इस हिसाब से हमको सोचना होता है बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल इन द चिल्ड्रन फ्रॉम द पेरेंट्स विथ ये कॉम्बिनेशन। मान लो एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप है बी,
एक का AB है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता है, ये आप नोट कर लो, फिर हम दिखा देते हैं, हम बता देंगे कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। तो इसमें देखिए ये हम हटा देते हैं, दिखा दो आप क्रॉस। अच्छा एक चीज है, हमेशा ना जब ये ना दिया रहे कि पेरेंट होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, तो आप हमेशा हेट्रोजाइगस जीनोटाइप ही लिया करो। तो देखो एक का ब्लड ग्रुप क्या है, पेरेंट में एक का ब्लड ग्रुप है बी ब्लड ग्रुप का मतलब IBIO, और एक का है AB। ये होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस, हम हेट्रोजाइगस ही हमेशा लिया करो, इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जब तक दिया ना रहे क्वेश्चन में होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस, तो हमेशा हेट्रोजाइगस लिया करो। और एक का AB है तो क्रॉस करा के देख लो, IAIB मतलब AB ब्लड ग्रुप बन रहा है। फिर से ये IB का क्रॉस करा दो, ये B ब्लड ग्रुप बन गया, इसका इससे करा दो, IAIO मतलब A ब्लड ग्रुप बन गया, और इसका इससे करा दो IBIO मतलब B ब्लड ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे क्या नहीं बना, AB बन रहा है, A बन रहा है, B बन रहा है, मतलब AB बन रहा है, O नहीं बन रहा है, मतलब O ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा बच्चे में, O ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता है। आप इसको नोट कर लो, लिख लो, लिख लीजिए आप बेटा। जेनेटिक्स में हम एक दो फार्मूला बता दें जो हम आपको अभी तक नहीं बताए हैं, ये स्टार्टिंग में ही बता देना था, ज़्यादा बेटर रहता। फार्मूला है जैसे द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड, अलग अलग कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, इसका फार्मूला होता है 2 का पावर n, ठीक है। और एक फार्मूला है द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ध्यान देना, जीनोटाइप्स प्रोड्यूस्ड, जीनोटाइप्स प्रोड्यूस्ड, इसका फार्मूला होगा 3 का पावर n। और अगर पूछे द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स, फिनोटाइप की बात करता है, फिनोटाइप प्रोड्यूस्ड, इसका भी फार्मूला होता है 2 का पावर n, ठीक है। और अगर ये बात करता द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइगोट, द नंबर ऑफ, ये इसकी बात करता द टोटल नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स या जाइगोट प्रोड्यूस्ड, इसकी बात करता है तो 4 का पावर n हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। 4 का पावर n हर जगह बेटा इनका मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड्स या हेट्रोजाइगस, जैसे मान लो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है, सेल्फ क्रॉस, उसमें जैसे RRYY, ये 2 कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, 2 हाइब्रिड है इसमें ना, 2 हाइब्रिड्स है इसमें, 2 हाइब्रिड्स, 2 हेट्रोजाइगस है। तो इस पर रख लो फार्मूला, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 2 का पावर 2 मतलब 4 टाइप का गैमेट, पता तो है आपको 4 टाइप का गैमेट बनेगा, क्या क्या, RY, ये 4 टाइप का गैमेट बनेगा। कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, 3 का पावर n मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड, तो 3 का पावर 2 मतलब कितना, 9, याद है ना। 9 टाइप के जीनोटाइप्स बनते, फार्मूला याद है, रेशियो याद है, 1:1, 3:1, 1:1, 2:4, 1:1, इस रेशियो में बनते, अब अगर पूछता कौन कौन सा 9 बनेगा, तो इसके लिए भी आप 2 का पावर n लगा देते। जैसे एक बार बताइए, ये दिया हुआ है, ये 16 में से ये कितना बनता, 16 में से तो एक भी हाइब्रिड नहीं है, 2 का पावर 0 मतलब 1 बनता 16 में से। अब अगर ये बोल दे कि 16 में से
ये कितना बनेगा, एक भी हाइब्रिड नहीं है, 2 का पावर 0 मतलब ये 16 में से एक ही बनता। अब ये बात करें 16 में से कितना बनेगा, तो एक भी हाइब्रिड नहीं है, एक बनता। अब अगर ये दे दे कि 16 में से ये कितना बनेगा, एक हाइब्रिड है 2 का पावर 1 मतलब कितना, 2 बनता। तो ऐसे सब आप देखोगे ना, ये आपको 1:1, 2:4, 1:1 रेशियो ऐसे आपको मिल जाएगा। अब जैसे इस जीनोटाइप का 4 ऑफस्प्रिंग मिलता 16 में, ऐसे तिरछा करते हैं तो चारों यही आता है ना, ये पता चल जाता। फिनोटाइप कितने बनेंगे, 2 हाइब्रिड है मतलब 2 का पावर 2 मतलब कितना, 4 बनता। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, वो चारों आपको पता है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अब कितने ऑफस्प्रिंग कितने बनते, 4 का पावर n, 4 का पावर 2 मतलब कितना, 16। डाई हाइब्रिड में 16 ही तो ऑफस्प्रिंग बनते हैं ना, 9:3:1 के रेशियो में 16, टोटल 16 बॉक्स बनता है। तो ये आप इससे निकाल सकते हो फार्मूले से। और अच्छा, ये अगर बात करें कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन द जीन्स आर लिंक्ड, जब जीन्स लिंक्ड हो, लिंकेज का केस हो, तब कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, तब फार्मूला हो जाता है 2 × 2 का पावर n, 2 × 2 का पावर n। नॉर्मली जो 2 का पावर n है ना, 2 × 2 का पावर 1 n हो जाता है, 2 × 2 का पावर n। अगर लिंकेज की बात होती तब फार्मूला हो जाता है 2 × 2 का पावर n। n क्या होता, n होता नंबर ऑफ हाइब्रिड इन नॉन लिंक्ड जीन्स। नॉन लिंक्ड जीन्स, जैसे क्वेश्चन दे दे कि मान लो ए और बी जीन, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ऐसे दिखा दिया और दे दिया कि ए और बी जीन लिंक्ड है, बाकी सब में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। तो बताइए नंबर ऑफ कितने टाइप के गैमेट बनते, तो 2 × 2 का पावर n लगा देते। n का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड इन नॉन लिंक्ड जीन्स, मतलब ए बी को छोड़ के बाकी जितने सी डी ई है उसमें कितने हाइब्रिड हैं। मान लीजिए 2 हाइब्रिड होते तो 2 × 2 का पावर 2 कर देते, मतलब कितना हो जाता, 8 हो जाता टोटल। ऐसे लिंकेज का केस है तो 2 × 2 का पावर n लगा देते आप ना। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है बेटा। ये जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, जेनेटिक्स कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।